सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। बीजेपी के उत्तराखंड पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल बनाए गए हैं, जो 19 मार्च को देहरादून जाएंगे। खबर है कि होली के अगले दिन उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सीएम पद के लिए 5 नामों की चर्चा जोर शोर से है। पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ऋतु खंडूरी और गणेश जोशी। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने इस बार दोबारा सत्ता में न लौटने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई और सीएम रहते पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव हार गए हैं, जिससे बीजेपी के सामने 1 साल के अंतर चौथी बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती बीजेपी के सामने दिख रही है। सूत्रों की माने तो सीएम पद के लिए दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन रेस में जो नाम सामने है वह फिलहाल पुष्कर सिंह धामी का ही चल रहा है। देहरादून से संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सीएम फेस कौन होगा उत्तराखंड कर, इस पर लगातार कयासबाजियां चल रही है। बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गजों के नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा गया था और जीते भी वो हैं। हालांकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी खतीमा से हार चुके हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड की सियासत किस करवट बदलती रही है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पंडित नरेंद्र तिवारी चुनाव हार गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम उस समय लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, अब राज्य में हम विधानसभा सीट की बात करते हैं। मैंने पंडित नरेंद्र तिवारी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि जनता को मालूम था कि अगर पंडित नरेंद्र तिवारी उस समय जीत जाते तो शायद उनको कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुताबिक अगर उनकी बातों पर गौर फरमाए तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता था। कांग्रेस आलाकमान इस फैसला ले सकता था, लेकिन वो चुनाव हार गए तो वो रेस से बाहर हो गए। उत्तराखंड की सियासत में 2007 में जिस प्रकार से पैराशूट नेता के तौर पर जनरल खंडूड़ी यानी भुवन चंद खंडूड़ी को मौका दिया गया, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्हीं के चेहरे पर एक बार फिर से, हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री बदलते रहे, 12 का जो चुनाव लड़ा गया और उसके बाद वो चुनाव हार गए। ये यानी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, खंडूड़ी है जरूरी का नारा दिया गया और वो चुनाव हार गए। उसके बाद हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो दोनों सीट से अपना विधानसभा चुनाव हार गए, जबकि जनता को मालूम था, पार्टी को मालूम था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो सामने है। वर्तमान अगर 2022 की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा चेहरा थे। 60 पार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनता के सामने पहले से तय था कि पुष्कर सिंह धामी ही अगली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, यानी वर्तमान सरकार के मुखिया बनेंगे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। उसके बावजूद अब कसमकस की स्थिति यह चल रही है कि क्या विधायकों में से ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा या पैराशूट नेता के तौर पर किसी नए नाम का लिफाफा पर्यवेक्षक लेकर के दिल्ली से चलेंगे और देहरादून में एक सामंजस्य की बैठक करेंगे और बैठक के बाद उस पर अंतिम मोहर लगेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूजा, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, एक प्लेटफॉर्म है। जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है या जेपी नड्डा का जिक्र होता है तो चौंकाने वाले फैसले हमेशा से आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड की सियासत में इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कोई अलग सा नाम भी हो सकता है, जिस पर आप और हम चर्चा भी ना कर रहे हो, रेस में भी शामिल ना हो। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में जिस नेताओं का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है वो रेस में कहीं भी शामिल नहीं होता है। नाम इसलिए भी रखा जाता है कि उस नेता के फॉलोअर्स कितने विधायक हैं, कितने विधायक उसको समर्थन दे रहे हैं। उस बात से यह पता लग जाता है कि कितने विधायक इस नाम पर सहमति बनाएंगे, कितने विधायक इस नाम पर सहमति नहीं बनाएंगे। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के करारी शिकस्त देखनी पड़ी है पिछले चुनाव के मुकाबले। यानी अगर हरिद्वार से बंपर वोटिंग होती, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर अगर विजय होती तो शायद मदन कौशिक के लिए रास्ता खुल सकता था, लेकिन मदन कौशिक का रास्ता वहां पर बंद हो जाता है। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ने तीसरे बल्लेबाज के रूप में जब उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की तो कम समय उनको मिला और जो अविश्वास जनता के प्रति, जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति था, उसकी दूरी को कम करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, सरकार के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धामी की पीठ थपथपा करके उत्तराखंड में एक संदेश दिया कि युवा चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदार सरकार दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए और अपने चुनाव के साथ साथ अपनी कोर टीम
भी उनका चुनाव हार गई। ऐसे में जो कुमाऊं का सामंजस्य था या कुमाऊं का प्रतिनिधित्व था विधानसभा के अंदर, वो भी कम हो गया, उधम सिंह नगर जिले का कम हो गया, हरिद्वार का कम हो गया, और गढ़वाल सीट यानी गढ़वाल में राजधानी देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये तमाम जनपद आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। और इसी बड़ी जीत का मतलब है कि इतना डिले हो रहा है मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर। अगर सीधे तौर पर बनाना होता तो पुष्कर सिंह धामी ने जब विनिंग होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी मौजूद थे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, उन्होंने सीधे तौर पर धामी को जीत का श्रेय दिया था। तो जाहिर सी बात है विधायकों के बीच में सहमति बना करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, या पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने के बाद इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो पूजा, इसको समझने वाली बात है कि रेस में भले ही सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो, रितु खंडोड़ी हो, गणेश जोशी हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, अनिल बलूनी हो, सुरेश भट्ट हो, ये ऐसे नाम हैं जो सियासत की फिजा में तैर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी वो फैसला इस रूप में होगा जिसका असर सीधे तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव, दावेदारों के नाम बहुत सारे हैं, सीएम फेस बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर में क्योंकि चौंका देती है भारतीय जनता पार्टी अपने आखिरी कह सकते हैं कि जब भी वो बातचीत करते हैं अमित शाह से या फिर केंद्रीय नेतृत्व से जब भी मुलाकात होती है राज्य की, तो एक अलग ही एक चेहरा निकलकर सामने आता है। हमने देखा था तीरथ सिंह रावत के समय भी और पुष्कर सिंह धामी के समय भी कि एक अलग चेहरा सीएम पद के लिए बना था, लेकिन कौन होगा अब 2022 के बाद का सीएम, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 100% waterproof, termite proof, high quality, tough and impact resistant ply. Splice ply, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। देश के तमाम राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद शीर्ष नेताओं में अब कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ये समय चीजों को गहराई से विश्लेषण करने का है। यदि चूक इंचार्ज लेवल पर हुई है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिस लेवल पर उनको सजा मिली, लेकिन हम सीधा ये कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। वहीं रावत ने प्रियंका गांधी का नाम लेकर कहा कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में खूब मेहनत की है, पूरी दुनिया जानती है और साक्षी है, इससे बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, 4 राज्यों में करारी हार, कांग्रेस ने जिस तरह से सामना किया है हार का, और खासकर उत्तराखंड और पंजाब की अगर हम जिक्र कर लें तो करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। हरीश रावत यहां पे मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है पार्टी से, जिसके बाद अब सुधार लाने की जरूरत है। तो देश के तमाम राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद शीर्ष नेताओं में कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह कहा है कि इस समय चीजों को गहराई से विश्लेषण करने का है। यदि चूक इंचार्ज लेवल पर हुई है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिस लेवल पर हुई उनको सजा मिले, लेकिन हम आपको बता दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए तो यह ठीक नहीं रहेगा। वहीं रावत ने ये प्रियंका गांधी का नाम लेकर कहा है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में खूब मेहनत की है, पूरी दुनिया जानती है, साक्षी है, और इससे बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, अब शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कोल्ड वॉर देखा जा रहा है, और खासकर जिस तरह से अभी 5 राज्यों में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, खासकर उत्तराखंड और पंजाब में। तो उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहीं ना कहीं इस चीज को मान लिया है कि चूक हुई है और अब उन चीजों को एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए।
श्रीनिवास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? श्रीनिवास, पांचों राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, खासकर अभी बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहीं ना कहीं इस गलती को माना है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस नेतृत्व में गलती हुई है, चूक हुई है, अब उसका एनालाइज करना चाहिए। इस बात को हरीश रावत ने मान लिया है। बिल्कुल पूजा, देखिए तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का काम किया है वो अपना मंथन कर रहे हैं। जीतने वाले दल या विधायक या प्रतिनिधि या राजनीतिक दलों के जो थिंक टैंकर जिनको कहा जाता है, सोचने वाले लोग हैं या प्रबुद्ध व्यक्ति है, राजनीतिक पंडित है, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि जीत हुई तो किस रूप में हुई है, हार हुई है तो किस रूप में हार मिली है, उसकी समीक्षा हो रही है। और उसका विश्लेषण करने के बाद कांग्रेस पार्टी भी इस नतीजे पर पहुंच रही है, चाहे वो टिकट का वितरण की बात हो या फिर वो चुनावी घोषणा पत्र को जनता तक डिलीवर कराने की बात हो, अपने मुद्दों को सही तरीके से पहुंचाने की बात हो, हाईटेक चुनाव लड़ने की बात हो, उन तमाम बातों की कमियां निकाली जा रही कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इतनी करारी शिकस्त कैसे पा सकती है। जबकि कांग्रेस के नेताओं को लगता था या कांग्रेस के जो सर्वे थे या समीकरण थे उनको देख करके लगता था कि बेरोजगारी, पलायन और महंगाई के मुद्दे पर जनता कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन असल में जनता ने कांग्रेस का साथ कुछ ही सीटों पर दिया, यानी 19 सीटों पर दिया और बाकी 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए एक ताजा अपडेट पूजा यह भी रखना चाहूंगा कि अभी जो जानकारी मिल रही है दिल्ली के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने राजनाथ सिंह को और मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड का ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो 19 तारीख को होली के ठीक एक दिन बाद उत्तराखंड पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक करेंगे और विधायकों में से ही रायशुमारी कराने के बाद इस नाम को बंद लिफाफे में दिल्ली केंद्रीय आला कमान के सामने ले जाएंगे और उसी नाम पर अंतिम मुहर लगेगा और वही उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जहां तक कांग्रेस के लीडरों का सवाल है, हरीश रावत का सवाल है, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और पूरे प्रदेश में हारने के लिए अपने आप को जिम्मेदार बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश भी की है। उन्होंने कहा केंद्रीय आलाकमान अगर मांगेगा उनसे हार के कारण समीक्षा करते हुए कि इस्तीफा देना चाहिए तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। इसके अलावा सहप्रभारी ने बकायदा इस्तीफा दे दिया है। तो ये अपने आप में उस समीक्षा का ही नतीजा है, उस कयासों का नतीजा है जिसको जीतना चाहते थे, जीत नहीं पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका श्रीनिवास यहाँ पर इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार पर अब शीर्ष नेताओं में कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की खबरों का सामना कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ रहा है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह कहा है कि जिसने उन्हें अध्यक्ष पद पर बैठाया है उन्हीं के दिशा निर्देश पर वे काम कर रहे हैं, अपनी मंशा आलाकमान को बता दी है। मैंने भी देखा एक आध किसी सज्जन का लिखा हुआ कि वो मेरा त्यागपत्र चाहते थे, लेकिन त्यागपत्र कोई कार्यकर्ता सोशल मीडिया में मुझसे नहीं ले सकता। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष हाईकमान ने विश्वास के साथ बनाया है और मैं अगर अपनी मर्जी से त्यागपत्र उसी दिन भेज देता तो ये उनके उस विश्वास की तौहीन होती। मेरे काम करने का एक तरीका है, बहुत स्पष्ट और पारदर्शी तरीका है। जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मैंने उनसे उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि मैं उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहता हूं। अगर उनकी इच्छा तनिक भी हो कि मुझे इस्तीफा करना चाहिए तो मैं अभी तैयार हूं, और मुझे ये संदेश आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, और इसमें तनिक भी अगर कहीं कोई संदेह वाली बात होगी तो, जो कि मैंने पहले ही कहा कि भाई जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने विश्वास दिया है, मैं कौन होता हूं कि मैं इस तरह बोलूं कि नहीं मैं हट गया हूं। उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अभी तक सीएम पद का चुनाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हरिद्वार से 5वीं बार भारी मतों से जीत हासिल हुई है। हरिद्वार में साधु संतों ने मदन कौशिक को उत्तराखंड से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है और इसी दौरान शंकराचार्य के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने यह बताया है कि बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह से उनकी मांग है और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं मदन कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री का चयन पार्टी करेगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होली के बाद होगी। और मुझे भी लगता है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति 5 बार चाहे वो किसी भी तरह से जीता है, ट्रेमेंडस उसकी विक्ट्री है, तो मदन कौशिक के नाम पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो जो काम किया है उन्होंने, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इन दोनों नाम पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मदन कौशिक के नाम पर विचार करना चाहिए और मदन कौशिक को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बहुत काम किया हरिद्वार के लिए। कोई दावेदार नहीं होता है, जो भी तय होगा वो सभी का सामूहिक तय होता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई नाम चलना चलाना ये सब मीडिया का काम है। बाकी जो भी होगा निर्णय वैसे होगा। कब तक माना जाए कि सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, कब तक ये फाइनल हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? होली के बाद। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव, बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार बनाने की कवायद होली के बाद शुरू होगी। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। कौशिक जी, सबसे पहले तो पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन ये जो इतना प्रचंड बहुमत है, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। मैं पहले भी कहता था चुनाव के समय कि यहाँ की जनता का मोदी जी के प्रति बड़ा विश्वास है, और वो विश्वास आपको 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे नजर आएगा। और वो आप देखेंगे 10 तारीख को विश्वास नजर आया। मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी जी ने जो प्लान दिए हैं, मोदी जी ने जो उत्तराखंड के प्रति एक समर्पण है, वो सारा आपको नजर आया। इसके लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, जनता ने तो अपना मत दे दिया और प्रचंड बहुमत भी दे दिया। 47 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार गठन की, किस तरीके की कवायद चल रही है? कब तक सरकार यहाँ पर गठन के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? अभी शुरू हो गई है। अभी होली के बाद विधायकों का जो शपथ होगा वो होगा, प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा वो हो जाएगा। उसके बाद हमारी बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन होगा। फिर नेता के चयन के बाद गवर्नर को इंटीमेशन देंगे, सूचना देंगे। उसके बाद गवर्नर को दावा पेश होगा, गवर्नर फिर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, और तब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा। आप विधायकों को होली के बाद ही देहरादून बुला रहे हैं, पर्यवेक्षकों के बारे में कुछ? अभी पर्यवेक्षक की जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी मिलेगी मैं बताऊंगा। लेकिन होली के बाद संभवतः वो प्रक्रिया में वो तेजी आएगी। कौशिक जी, नेतृत्व आपका था संगठन का, सरकार की तरफ से नेतृत्व मुख्यमंत्री का था। जनता ने 47 सीटें दी, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, इसलिए अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी बहुत ज्यादा हो गई है। आप अध्यक्ष के नाते उस लाइन में हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, क्या किस तरीके की एक्सरसाइज चल रही है? नहीं, कोई लाइन में नहीं होता। ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसको क्या दायित्व मिलेगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। उसी दायित्व और जिम्मेदारी के आधार पर पार्टी का नेता एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। एक सवाल ये भी है कि अगर इतना प्रचंड बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री हार गए, क्या उत्तराखंड की जनता के अंदर एक ये रवायत चली है कि 12 के बाद से कि जो मुख्यमंत्री होगा वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो जनता हराएगी, या कुछ और कारण नजर आ रहे हैं आपको? देखिए क्या होता है, कभी कभी आदमी जब काम करता है और काम करते करते क्षेत्र पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं तो हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही एकदम प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, युवा नेतृत्व धामी जी के रूप में मिला, और हमने एक अच्छा काम किया है, उसका परिणाम ये नजर आया है। अब लास्ट सवाल है, सरकार गठित होगी, जनता ने बहुत बड़ा यकीन बीजेपी के ऊपर जताया है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाएगी। सरकार का स्वरूप किस तरीके से सामने आएगा? अच्छा आएगा, एक अच्छी सरकार हम लोग देंगे, जनता के प्रति जवाबदेही सरकार होगी, विकास के प्रति समर्पित सरकार होगी, और उत्तराखंड राज्य को देश का समृद्ध राज्य बनाने के प्रति काम करने वाली सरकार होगी। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होली के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जनता ने जो विश्वास बीजेपी के ऊपर जताया है उसके लिए जनता का आभार। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस थाना परिसर में एसएसपी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर थाना परिसर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने कहा कि एसओजी को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी गदरपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी है। साथ ही 10 तमंचे, अवैध तरीके से हथियार बनाने के औजार भी बरामद हुए हैं। मौके से 2 आरोपी दर्शन सिंह, मेहर सिंह, जीवन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये पकड़े गए तीनों लोग केला खेड़ा के रहने वाले हैं, जबकि मौका देखकर तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। कुशीनगर जिले में लगातार अवैध हथियारों की बिक्री हो रही थी। इस पर डीआईजी महोदय द्वारा और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम को निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध असलाहों का कारोबार कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा है अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी एसओजी टीम, एडीटीएफ टीम और गौवंशी टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की। तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 12 बोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा सामान जिसमें 5 शिकंजे हैं बरामद किया है। और ये लोग जो है रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर और हल्द्वानी, रामपुर आदि स्थानों पर 5,000 रुपये में तमंचा और 15,000 रुपये में बंदूक बना के बेचा करते थे। और जल्दी इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके इसमें कुछ लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। और अब बात करते हैं फूलों के पर्व की। उत्तराखंड में फूल संक्रांति पर फूलदेई पर्व शुरू हो गया है। यह पर्व समेश्वर और प्रकृति देवी को आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ बच्चों में उनके बचपन से ही प्रकृति प्रेम की शिक्षा देता है और इसीलिए बच्चे सुबह के समय हाथों में फूलों की टोकरी लेकर लोगों के घरों की देहरी पर फूल डालते हैं, जो कि एक पुरानी परंपरा है। चैत्र की संक्रांति से पूरे माह बच्चे घरों और मंदिरों की देहरी पर रंग बिरंगे फूलों को बिखेरते नजर आते हैं। आपको बता दें कि फूलों का ये पर्व पूरे महीने चलेगा। सोनी है, मैं खरसाली का रहने वाला हूँ। ये जो आज फुलदेई का त्योहार बना है ये हमारे समेश्वर देवता के सानिध्य में होता है और बहुत पुराने जमाने से इस कार्यक्रम को करते हैं हम लोग। और इससे हम मन्नत मांगते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र के गिरपट्टी, जिला उत्तरकाशी, पूरे विश्व के लिए जो है हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि देवता सबकी मनोकामना पूरी करे और सब लोगों का जो है जो भी ये कोरोना काल है ये हर चीज से जो है खत्म किया जाए। जो हम जो है देवता से प्रार्थना करते हैं ये परंपरा भी हमारी कायम रहे और सबके ऊपर देवता का आशीर्वाद भी रहे।
आज इस चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर ये आज रीति रिवाज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे समेश्वर देवता ग्राम खरसाली कुशीमठ नारायणपुरम यमुना धाम यहाँ पर कुशीमठ यमुना जी का मायका है। और यहाँ पर जो है जैसे शीतकालीन पूजा अर्चना चलती है वैसे हमारे यहाँ समेश्वर देवता जो है ये राजा मानसाई के जमाने से जो है बिल्कुल लोगों ने जो यहाँ पर इतिहासिक रचा था वो आज से नहीं, वो पहले से रचा है। लेकिन कैसे रचा कि जैसे पहले सभा होती थी तो उसके लिए जो है जो उस समय के जिन्होंने ये मंदिर बनाया तो उनका जो है जब सभा होती थी तो इन्होंने जो है एक मुकाम पे एक कल्चर के लिए जो है यही मामला रखा था कि आप कहीं नहीं जा सकते। ये समेश्वर देवता जो है जो श्रेष्ठ माना गया, ये 7 भाई है तो 7 भाई से सबसे बड़ा यहाँ पर रहता है। वहाँ पर 2 हैं, ये वहाँ पर बड़ा सुपटी में भी रहता है, वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो इनके सामने जो है मौखिक ही आज जो है जो चैत्र मासिका जो है ये यहाँ पर ऐतिहासिक रखा है। तो इसी कल्चर के लिए जो है इन लोगों ने जो ये 30 परिवार हैं तो 30 परिवार से जो ये बेटी बहू जो भी आए इनके सामने अपनी प्रदर्शन दिखाते हैं। और इनके अगर न दिखाए तो खुद ये जैसा कोई राजा कोई जैसा एसडीएम हो जेडीएम जो उनके गए उसमें जो बिल्कुल दंडन होता है वो ऐसा देता ही है। होली के नजदीक आते ही पूरे कुमाऊं में होली का शुरूर छाने लगा है और सरोवर नगरी नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर मां नैना देवी में युग मंच की ओर से आयोजित होली महोत्सव खूब धूमधाम से शुरू हो गया है। सांस्कृतिक युग मंच संस्था ने होली महोत्सव की शुरुआत अपने अनोखे अंदाज में की है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नैना देवी मंदिर के प्रांगण में होलियारों की टीमों ने प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत किए हैं और वहीं पर इसको और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनियों की खूब सराहना की है। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही कुमाऊनी ढोलों ने होलियारों को थिरकने पर मजबूर कर दिया है। नैनीताल पहुंचे होलियारे नागेंद्र ने ये बताया है कि होली के नृत्य में ताल का बहुत महत्व होता है और पहाड़ों में कुमाऊं होली गाई जाती है जो पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाती है। साथ ही महोत्सव के आयोजक जहूर आलम ने बताया कि कुमाऊनी होली भारत में खेले जाने वाली होली से कुछ अलग होती है। बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ। हम यहाँ पर ललित शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में आए हैं। युग मंच जो यहाँ पर होली विगत 26 वर्षों से करा रहे हैं फागोत्सव उसमें प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जहूर आलम जी को जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के जो हमारी बात को छोड़ करके वो एक हमारी खड़ी होली की जो विधा है उसको विगत 26 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि समाज में हमारा नाम हो सके, पहचान हो सके। इसके लिए मैं जहूर आलम जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। जो होली है इसको फिर से जो ये थोड़ा नीचे को जाने लगी थी और इसमें जो है पतन होने लगा था तो इसको जो है अपने लोगों को याद दिलाया जाए और उनसे रूबरा कराया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये होली की टीमें बाहर से बुला करके अभी पीछे खड़ी होली देख रहे हैं। इसमें बैठ होली भी होगी और महिला होली भी होगी और ये 26 साल से हम लोग ये क्रम जो है जारी रखा हुआ है और इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और अब जगह जगह पर जो है वो होली महोत्सव मनाया जाने लगा है। महिलाएं पहले बाहर नहीं आती थी, अब जो है वो महिलाएं भी मंचों पर आने लगी हैं और उन्होंने जो है होली की महिला होली की धूम मचा रखी है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।